जैसा कि आप सब अभी देख रहे हैं कि नेपाल में जो है सियासी घटना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। नेपाल में अभी जो है जैनजी का विद्रोह चल ही रहा है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सत्ता पलट भी हमें देखने को मिला। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पीएम ओली, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद जो है नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए प्रधानमंत्री की बैठक की गई, जिसमें जो अभी हाल में ही पूर्व सुशीला कार्की नाम की पहले अंतरिम सरकार के नेतृत्व में आया, लेकिन अब जो है कुलमान घिसिंग नाम के एक उम्मीदवार जो है वो आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे पचाम IAS के चैनल पे। तो आज जो हम करंट के जो टॉपिक करेंगे उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि नेपाल में जनरेशन जेड का आंदोलन एवं कुलमान घिसिंग का उदय, ये क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो है झारखंड के साथ भी जुड़ाव है, जो कि अभी प्रधानमंत्री के पद के दौर में है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो नेपाल अभी हाल के महीने में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। इसमें मुद्दा ये भी उठाया गया है, एक तो सबसे बड़ा जो इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया जो 26 सोशल पॉपुलर मीडिया जो थी उसे बैन किया गया था, बट ये मुद्दा जो है उस सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे बताए जा रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसर की कमी एवं सामाजिक असमानता जो है इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी एनजीओ के द्वारा जो है विद्रोह वहाँ पे आंदोलन के रूप में जारी है। अब ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना हुआ, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता और भी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ज़रूरत ये है कि यहाँ पे एक ऐसी अंतरिम की सरकार आए जिस पे जनता का भरोसा है। इसी दौरान जो है कुलमान घिसिंग नाम के एक अंतरिम प्रधानमंत्री सामने आए हैं अभी। तो हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये इमेज में ये जो नेपाल के पहले पूर्व प्रधानमंत्री कैप्टन ओली, और ये जो है अभी कुलमान घिसिंग जो है ये प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आए हैं। तो ये हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा जानते हैं नेपाल में सत्ता परिवर्तन, क्योंकि नेपाल में ये कई बार ऐसी घटनाएं हमें मिल चुकी है। तो हम चलिए देखते हैं। तो इससे पहले 1951 में राणा शासक का अंत, लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। तो नेपाल में लगभग 104 वर्ष तक जो है वहाँ पे राजतंत्र का शासन था, मतलब कि राणाओं के शासन के अधीन था। और ये जो है वंशानुगत शासन करते थे, जिसमें जो है राजशाही तक ये सीमित थी। प्रधानमंत्री भी वंशानुगत ही चलती थी, और इसमें जो है जनता के पास राजनीतिक अधिकार वगैरह नहीं थे। किंतु 1950 से 1951 में कि जब जनता के द्वारा आंदोलन किया गया, तो राजा त्रिभुवन और प्रजा ने मिलकर राणा के शासन को वहाँ पे समाप्त कर दिया गया, और 1951 में लोकतंत्र की जो है वहाँ पे शुरुआत हुई, और जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भी शामिल होने का अवसर मिला। अब यह जो घटना है नेपाल के आधुनिक सत्ता परिवर्तन के नेतृत्व में की सबसे पहली नींव बनी। उसके बाद जो है 1960 में राजा महेंद्र ने संसद को भंग कर पंचायती व्यवस्था को वहाँ पे लागू किया। इसके बाद 1990 में जन आंदोलन से जो है बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी की गई, किंतु 2001 में राज दरबार में राजा ज्ञानेंद्र की हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र का शासन हो गया। उसके बाद हमें 2006 में जो है, क्योंकि वहाँ के राज दरबार के अंदर में राजा ज्ञानेंद्र और उनके जो पूरे परिवार है उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद 2006 की अगर हम बात करें, तो 2006 में जन आंदोलन के द्वारा राजशाही व्यवस्था को कमज़ोर किया गया, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे फिर से राजशाही व्यवस्था वापस आ गई थी। उसके बाद 2008 में नेपाल में गणराज्य तंत्र की घोषणा की गई और राजशाही को समाप्त किया गया, और 2015 में एक नया संविधान नेपाल के अंदर लाया गया। और इसी के बाद जो है लगातार सरकारें बदलती रही और राजनीति में स्थिरता बनी रही है। अब जैसा कि अभी हमें हाल में ही देखने को मिला है कि जैनजी आंदोलन के बाद एक बार फिर से सत्ता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिली है, जिससे कि बहुत पूरे देश में जो है अफरा तफरी भी हो गई है। अब ये कुलेमान घिसिंग कौन है। तो कुलेमान घिसिंग की अगर बात करें, तो ये नेपाल के रमेछाप जिले के रहने वाले एक इंजीनियर प्रशासक है। ये जो है NAEA नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व जो है मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। अगर इनकी स्कूली शिक्षा की बात करें, तो अमृत साइंस कॉलेज काठमांडू से की है। इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से की है, और इसके बाद उन्होंने मास्टर जो है
वो पुलगांव इंजीनियरिंग कॉलेज नेपाल से की है। तो इससे इनका कनेक्शन झारखंड के साथ भी हो रहा है। अब ये देश भर में जो है लोड शेडिंग इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, तो ये देश भर में लोड शेडिंग का काम ख़त्म करने वाले व्यक्तियों के लिए ये प्रसिद्ध थे। ईमानदारी, सक्षम एवं जनता के साथ इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा ट्रेनोक्रेट रहा है। इसके अलावा आज की जनता और युवाओं में इनका भरोसा बहुत ज़्यादा ही भरोसेमंद चेहरे के रूप में ये उभर रहे हैं। इनकी उपलब्धियों में अगर बात करें तो ये बिजली कटौती को समाप्त की है, एनईए को मुनाफे में बदला। इसके अलावा जो है ये जन सामान्य में लोकप्रियता एवं भ्रष्टाचार को दूर करने वाले व्यक्ति के रूप में भी उभरे, और साथ ही साथ जो है तकनीकी क्षमता एवं प्रशासनिक ईमानदारी के लिए भी ये जाने जाते हैं। अब झारखंड के साथ इनके जुड़ाव की बात करें तो कुलमान घिसिंग को भारत सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। भारत में पढ़ाई के अनुभव ने उन्हें आधुनिक तकनीकी और प्रबंधन की गहरी समझ भी दी, और इसी के साथ जो है वो झारखंड से यह शिक्षा यात्रा नेपाल की ऊर्जा सुधारक और संभावित राष्ट्रीय नेता बनने की अहम भूमिका भी निभाई गई, और यह कनेक्शन भारत नेपाल के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत दिखाता है। अब ये क्यों बने अंतरिम जो है पीएम के दावेदार, तो इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है कि वो राजनीतिक दलों के इतर बहुत ही भरोसेमंद चेहरा है और नागरिकों और युवाओं के सामंजस्य का भी समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान एवं ईमानदार छवि भी उनकी है, और इसके अलावा जन समर्थन के कारण उनका नाम जो है वो आगे आया है। अब अगर हम बात करें तो जैनजी आंदोलन और उनकी क्या है, तो जैनजी आंदोलन अभी चल रहे हैं, तो उसमें जो है ये जो नई युवा पीढ़ी है वो भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनकी जो मांग है पारदर्शिता एवं साफ शासन, रोजगार का अवसर और सामाजिक न्याय, तो ये उम्मीदें जैनजी के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा पारंपरिक राजनीति से निराशा एवं मोहभंग, नए एवं भरोसेमंद नेतृत्व की तलाश, और साथ ही साथ जो है वो कुलेमान घिसिंग और ट्रेनोकोट नेता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राजनीति को एक नई दिशा दे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल के इस युवा आंदोलन पर नज़र रखें। इससे उनके लिए कुछ चुनौतियां भी आई है, जैसे कि राजनीतिक दलों की असहमति, प्रशासनिक अनुभव को राजनीति में लागू करना, और साथ ही साथ जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना, और क्षेत्रीय एवं वैश्विक दबाव जैसी चुनौतियां उनके सामने आई है। अब इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कुलेमान घिसिंग सिर्फ ऊर्जा सुधारक नहीं बल्कि संभावित राष्ट्रीय नेता के रूप में भी उभर रहे हैं। वे नेपाल के जैनजी आंदोलन में बदलाव की मांग रखी गई है, और घिसिंग जैसे चेहरे को भी सामने ला दिया गया, और झारखंड के साथ उनकी पढ़ाई जो है उन्हें क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और ख़ास बनाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो थैंक यू।